किसी भी विषय पर अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है? किसी भी विषय पर अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है? कोई भी टॉपिक दे दिया जाए और उसके ऊपर आपको 120 से लेकर 150 तक शब्द लिखने हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी टॉपिक में कंटेंटफुल होने की ज़रूरत है। आपका रीडिंग स्किल्स, आपका राइटिंग स्किल्स, जो लेखन कौशल कहते हैं, जिसे हम पठन कौशल कहते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा होना ज़रूरी है। अब देखिए, इतना लेखन कौशल और पठन कौशल अगर आपका ठीक ठाक है तो आप किसी भी विषय पर अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं। अनुच्छेद लेखन भी एक कला है। किसी भी विषय पर सीमित शब्दों में अपने विचार लिखना ही अनुच्छेद लेखन है। यदि अनुच्छेद लेखन को लघु निबंध, छोटा निबंध कहा जाए तो यह भी गलत नहीं होगा। इसमें शब्द सीमा के भीतर आपको उस टॉपिक से रिलेवेंट उसका परिचय, उसका वर्णन और फिर निष्कर्ष भी लिखना होता है। इस प्रकार अनुच्छेद को निबंध का लघुतम रूप भी कहा जा सकता है। जैसे आपको कह दिया कि समय बड़ा बलवान है, इस पर आपको अनुच्छेद लिखना है। तो समय का क्या महत्व है, पंक्चुअलिटी का क्या महत्व है, और आपको अगर 2-3 बिंदु दे दिए जाए कि इसके अंदर आपको लिखना है तो वो बिंदु पर ही आपको फोकस रखना है, इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। देखिए, अनुच्छेद लेखन भी 5 नंबर का आता है। ये जो टॉपिक्स अभी चल रहे हैं ये आपको आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी, चाहे वो निबंध के से रिलेटेड हो गई या फिर आगामी कोई भी परीक्षा ना, अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई, वार्षिक परीक्षा हो गई, आपको मदद करेगी। तो यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद लिखने के लिए हमें कुछ बातों को फॉलो करना चाहिए। कौन सी है वो बातें? एक तो अनुच्छेद लेखन की भाषा क्या होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए। भाषा संक्षिप्त, भाव प्रधान, अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल होनी चाहिए। और क्या करनी चाहिए? प्रभावोत्पादक, मीन्स किसी पर इम्प्रेशन लगा सके। मतलब अगर हम समय बड़ा बलवान है इस कोटेशन से अपना कोई निबंध शुरू कर रहे हैं, अपना कोई अनुच्छेद लिखना शुरू कर रहे हैं, तो हमें उससे रिलेवेंट ही सारी बातें लिखनी है। जैसे भ्रष्टाचार एक अभिशाप, तो भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्ट आचार, पहले उस शब्द का मीनिंग बताएंगे कि ये क्या है और फिर उसका वर्णन करना है। आपको बार बार एक ही एक लाइन को रिपीट नहीं करना है। लगभग ये इसका 125 से 150 शब्द होते हैं। और देखिए, अनुच्छेद में और क्या विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, इन बातों को फॉलो करके अगर आप अनुच्छेद लिखते हैं, अपना अनुच्छेद लेखन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको 5 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। अनुच्छेद लेखन मुख्य विषय से भटकना नहीं चाहिए और व्यर्थ के विस्तार से बचने का प्रयास करना चाहिए। मतलब अनर्गल बातें नहीं लिखनी चाहिए, फालतू की बातें नहीं लिखनी चाहिए। ऐसे टीचर, जैसे मैंने भी बहुत चीज़ें कॉपीज़ चेक की है, तो बच्चे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अनुच्छेद लेखन में फिल्मों के डायलॉग, गाने ये सब लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। वाक्यों के बीच निकटता, संबंधता होनी चाहिए और आपकी भाषा बहुत ही प्रभावपूर्ण, प्रभावमयी होनी चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? भाषा सरल, बोधगम्य, मीन्स समझ में आनी चाहिए और सहज होनी चाहिए। बच्चों, इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप मई जून की छुट्टियों में कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कैसे अपने आप की तैयारी जो है वो 2 कदम आगे रख सकते हो। उसमें मैंने अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन, इन सब पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, आपको कंटेंटफुल होने के लिए कहा था। आप रोज़ न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या फिर किसी प्रकार की ये छोटी पत्रिकाएं आती है, बाल हंस आदि, इनको पढ़ा करें। इसमें कई बार आपको मैसेजफुल स्टोरीज़ होती हैं। कई बार हम वो स्टोरीज़ और भी पढ़ते हैं और कोई लाइन हमारे दिमाग में ऐसी छप जाती है कि वो हमारे लिए आगे बेनिफिशियल देती है। यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद लेखन उतने ही शब्दों में करना चाहिए जितने शब्दों में हमें निर्देश दिया गया है। अगर आपको कहा गया है कि 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखो, 150 शब्द का मतलब हो गया एक पेज, एक कॉपी का पेज,
और आपका एक पेज जो आपकी एग्ज़ाम की नोटबुक होता है उसका एक पेज होता है, उसमें 150 शब्द ही होते हैं। तो एक पेज अगर आप बहुत अच्छी भाषा में लिख रहे हैं तो वो सफिशिएंट है। और इसके अलावा 5-6 शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं। अनावश्यक विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है, बातों को बढ़ा चढ़ा कर एक ही एक बात को रिपीट करके नहीं, ये सब आपके अनुच्छेद पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। अनुच्छेद पढ़ते समय लगे कि आपकी इसमें क्या अनुभूति समाई हुई है, आप उस समय अब उस टॉपिक पर लिखने वाले लेखक हैं आप, तो आपकी जो जवाबदारी है वो बहुत बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको अनुच्छेद लिखना है तो आपको उस टॉपिक से रिलेवेंट अच्छी सारी बातें, मतलब जो आपके समझ में हैं, जितना आपने दुनियादारी से सीखा है या आपने उस टॉपिक को पढ़ा है, आपने उस टॉपिक को पढ़कर अगर आप दे रहे हो तो जो समझा है वो सब कुछ आप लिखेंगे। आजकल परीक्षा में अनुच्छेद लेखन के लिए शीर्षक और उससे संबंधित संकेत बिंदु दिए जाते हैं। 4 से 5 तक संकेत बिंदु हो सकते हैं और आपको उन संकेत बिंदुओं को फॉलो करते हुए ही 3 से 4 पैराग्राफ में अपने अनुच्छेद को कंप्लीट करना चाहिए इस तरीके से। और अगर आप इन बिंदुओं को फॉलो करते हुए कुछ भी बातें लिखते हैं वो आपके रिलेवेंट टॉपिक से रिलेवेंट होता है। मतलब अगर हम कहें कि भ्रष्टाचार इस टॉपिक पर आपको लिखना है तो भ्रष्टाचार क्या है, देश में इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, इसके रोकने के क्या उपाय हैं, देश को आप किस स्थिति में देखते हैं, 4 पॉइंट दे दिया और आपको अब उसके इर्द गिर्द ही सारा कुछ लिखना है। जैसे अगर दे दिया पर्यावरण और या फिर ओजोन परत का दे दिया, या फिर आपको दे दिया पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित दे दिया, तो पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करने पर उसके क्या दुष्प्रभाव है, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करें, ये जो बिंदु दे देते हैं तो वो आपका काम ही आसान होता है। मीन्स आपको कुछ समझने के लिए मिल गया अब, है ना। और उन बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। इन संकेत बिंदुओं को आप अगर अनदेखा करते हैं और तो यह आपके अनुच्छेद लेखन के लिए सही नहीं होगा। इससे अंक भी कम होने की संभावना बढ़ जाती है। मीन्स अगर आप लिखना शुरू ही कर रहे हो रिलेवेंट टॉपिक पर तो आपको उस टॉपिक के बिंदुओं पर फोकस करते हुए लिखना है। अब यहाँ पर मैंने एक टॉपिक लिया है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का दानव कह दो, भ्रष्टाचार से देश मुक्त कैसे कराएं ये कह दो। अब आपको परीक्षा में 3 से 4 बिंदु मिलेंगे ऐसे, जैसे यहाँ पर है भ्रष्टाचार क्या है, देश के लिए घातक, भ्रष्टाचार का दुष्प्रभाव और लोगों की भूमिका। अब आप अगर हिंदी से बिल्कुल भी परिचित नहीं हैं तो सबसे पहले आपके लिए भ्रष्टाचार शब्द ही नहीं आ जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हो तो आपको कम से कम 10 से 20 अनुच्छेद को रीड कर ले, बस रटे मत, मगअप नहीं करे, रीड कर ले 10 से 20 टॉपिक्स पर, जिसमें देश दुनियादारी के भी टॉपिक्स हो, जैसे स्किल्स इंडिया के बारे में, भारत आगे बढ़ रहा है उसके बारे में, या फिर डिजिटल इंडिया के बारे में, या फिर वंदे भारत ट्रेन के बारे में। चाहे वो किसी भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक जो करंट चल रहा है, करंट अफेयर्स पढ़ा करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है इन चीज़ों को समझने में। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक टॉपिक लिया है भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार का मतलब क्या है? भ्रष्टाचार 2 शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट और आचार। उसी तरीके से आपको भी अगर कहे कि पर्यावरण प्रदूषण पर अनुच्छेद लिखो तो आप पहले बता सकते हो पर्यावरण क्या है। पर्यावरण परि प्लस आवरण मीन्स हमारे आसपास का आवरण। हमारे आसपास का आवरण अगर शुद्ध होगा तो हम भी क्या होंगे? स्वस्थ होंगे। वही अगर हमारा आसपास का आवरण अशुद्ध होगा तो हम भी अस्वस्थ होंगे। तो इस तरीके से आप अपने टॉपिक को शुरू कर सकते हो। और प्रदूषण का मतलब हो गया दूषित होना। हमारा पर्यावरण, हमारे आसपास का वातावरण किन किन कारणों से प्रदूषित हो रहा है, आप उसके रोकने के क्या उपाय हैं, इन सभी बातों को आप लिखकर फिर टॉपिक टू टॉपिक अपने आप को अच्छा कर सकते हो। उसी तरीके से हम अगर एक कहें कि समय का पाबंद है ना, समय बड़ा बलवान है,
तो समय की महत्वता, समय पर काम करने ना करने से क्या होता है, कुछ बिंदुओं पर आप फोकस करके अपनी डेली लाइफ के भी कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, लेकिन बहुत अधिक विषय विस्तार नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप किसी भी विषय पर अनुच्छेद अच्छे से लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर भ्रष्टाचार, भ्रष्ट प्लस आचार, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर देखिए भ्रष्ट का मतलब होता है, जिसका अर्थ है नैतिक एवं मर्यादापूर्ण आचरण से हटकर आचरण करना। भ्रष्ट का मतलब हो गया नीच, बहुत बुरा। आचार का मतलब हो गया आचरण करना, व्यवहार करना, मतलब इस तरीके का आचरण करना जो कि मर्यादापूर्ण नहीं हो। और इस तरीके का आचरण कौन करते हैं? सत्ता में बैठे लोग या फिर ऑफिस के अंदर कार्यालयों के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। तब जनसाधारण के लिए यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब इस तरीके का भ्रष्टाचार का व्यवहार अधिकारियों के द्वारा किया जाता है तो जनसाधारण का काम इससे क्या होता है? बाधित होता है। अगर जनसाधारण को जैसे अपने घर में बिजली लगवानी है और बिजली लगवाने के लिए वो किसी सरकारी कार्यालय में ऑफिस में गया और वहाँ पर उसे कह दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, उसके बाद में भी डॉक्यूमेंट्स पूरा करने के बाद में भी उससे संबंधित कार्य नहीं हो रहा है, फिर कहीं पता चलता है कि किसी छोटे अधिकारी को पैसे दोगे तो आपका वो काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके का जो भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, जमाखोरी है, पैसा लेना है किसी काम के बदले में अधिकारियों के द्वारा, वो कहलाता है अमर्यादित आचरण, अनैतिकतापूर्ण आचरण। और यही क्या है? भ्रष्टाचार है। और यही क्या कर रहा है? देश को खोखला कर रहा है। पक्षपात करना, भाई भतीजावाद को आश्रय देना। भाई भतीजावाद मीन्स अगर कोई सत्ता में कोई बैठा है तो अब अगर रिलेवेंट अगर कोई पोस्ट खाली है तो अगर वो क्या करेंगे, अपने ही रिश्तेदारों को वो पोस्ट देने का भरसक प्रयास करेंगे। तो इससे क्या होता है कि सत्ता में भाई भतीजावाद चलता रहता है, मतलब अपने ही रिश्तेदारों को आगे बढ़ाते रहना। तो रिश्वत मांगना, भाई भतीजावाद करना, पक्षपात करना, समय पर काम ना करना, काम के बदले में अनुचित मांग रख देना, ये सब कुछ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा विस्तार करके बता रही हूँ। अनुच्छेद 150 सफिशिएंट होते हैं। अगर आप 150 शब्दों के अंदर, 150 शब्दों के अंदर रिलेवेंट टॉपिक से जुड़े हुए जो बिंदु आपसे पूछे गए हैं उनको आप पूरी तरीके से बताते हो कि भ्रष्टाचार क्या है, देश के लिए अभिशाप क्यों है, इससे देश की प्रगति कैसे बाधित हो रही है, और उससे रिलेटेड आप 4-4 पंक्तियाँ चारों बिंदुओं पर लिखते हो तो आपके 150 शब्द बन जाते हैं और एक पेज सफिशिएंट है अगर आपने अर्थपूर्ण भाषा लिखी है। और इसके अलावा अगर आप 2 से 3 पेज भरोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें आपको अनुच्छेद लेखन में थोड़ा सा शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है और विषय विस्तार को भी थोड़ा विषय से अलग नहीं होना है। भ्रष्टाचार समाज और देश के लिए घातक है। दुर्भाग्य से आज हमारे समाज में इसकी जड़ें इतनी गहरा चुकी है कि इसे उखाड़ फेंकना बहुत ही मुश्किल हो गया है। भ्रष्टाचार के कारण देश की मान मर्यादा कलंकित होती है। इसे किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। भ्रष्टाचार किसी भी देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर किसी देश के अंदर अधिकारियों के द्वारा ही जनता के काम को करवाने के लिए रिश्वतखोरी की जाती है तो वो कहाँ तक उचित है? इससे जन कल्याण का काम रुकेगा। अगर लोगों का काम रुकेगा, लोगों का उत्थान रुकेगा, लोगों की प्रोग्रेस रुकेगी तो वो देश की प्रगति भी रुकेगी। तो भ्रष्टाचार के कारण ही आज रिश्वतखोरी, मुनाफाखोरी, चोर बाजारी, मिलावट, भाई भतीजावाद आदि ऐसे जो है बुरे बात वो क्या हो गई है, बहुत अधिक फैल गई है। इससे समाज में विषमता बढ़ रही है, लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, विकास का मार्ग रुक रहा है। अवरुद्ध होना मतलब रुक रहा है। इसके कारण सरकारी व्यवस्था, प्रशासन पंगु बनकर रह गए हैं। पंगु का मतलब होता है अपंग, मतलब अपाहिज हो गए हैं। मतलब अब सरकारी व्यवस्था दुरुस्त नहीं चल पाती है अगर हम भ्रष्टाचार जैसा कीड़ा उसे खा जाए।
भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लोगों में मानवीय मूल्यों को प्रगाढ़ करना चाहिए। उनमें नैतिक शिक्षा की विशेष आवश्यकता है। अब यहाँ से भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय बताए गए हैं। लोगों को अपने आप में त्याग एवं संतोष की भावना मजबूत करनी होगी। सबसे पहले सेक्रीफाइस और सेटिस्फैक्शन वाली जो चीज़ है ना, वो लोगों में आनी चाहिए। यद्यपि सरकारी प्रयास भी इसे रोकने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं, परंतु लोगों के द्वारा अपनी आदतों में सुधार करने और लालच पर नियंत्रण करने से ही यह समस्या स्वतः कम हो जाएगी। हालांकि सरकार के द्वारा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस के अगर भ्रष्टाचार रिश्वत लेते हुए कोई अधिकारी पाया जाता है तो उसको उसकी जगह से सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस तरीके के स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकाले जाते हैं, लेकिन कोई 100 में से 10 जने या 2 जने ही कोई पकड़े जाते हैं, बाकी ऐसा ही करप्शन चल रहा है। तो इस करप्शन को रोकने के लिए मानवीय मूल्यों को जागृत करना होगा, नैतिक मूल्यों को जागृत करना होगा। यदि लोग खुद से ही लालच करना बंद कर दें, यदि लोग खुद से ही क्या करें, अपनी आदतों में सुधार लाना शुरू कर दें और लालच पर कंट्रोल कर ले, तो यह समस्या स्वतः ही अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चों, जैसे मैंने एक टॉपिक लिया भ्रष्टाचार, और उस पर मैंने इन बिंदुओं पर कि भ्रष्टाचार क्या है, इससे क्या क्या दुष्परिणाम हैं, भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय क्या है और इससे देश की गति किस प्रकार से प्रभावित हो रही है, इन बिंदुओं पर मैंने काम किया। उसी तरीके से रिलेवेंट कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी जैसे जीवन में सत्संग का महत्व हो गया। अब जीवन में सत्संग मतलब अच्छे दोस्तों का महत्व। अगर आपके जीवन सत्संग, सबसे पहले आप बताएंगे कि सत्संग का क्या मतलब है, अच्छी दोस्ती का क्या मतलब है, उससे आपको क्या फ़ायदे होते हैं, इससे आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट कैसे होता है, आपका आध्यात्मिक, आपका किसी तरीके से अगर विकास हो रहा है, इससे आपका काम में कैसे मन लग रहा है, और आप किस तरीके से सत्संगित के द्वारा, अच्छे दोस्तों के द्वारा खुद का भी विकास कर सकते हो और देश का विकास कर सकते हो। अब जैसे ये तो हुआ ये टॉपिक। दूसरा टॉपिक अगर हम लें, जैसे महानगरीय जीवन एक वरदान या अभिशाप, तो सबसे पहले आपको महानगरीय जीवन कैसा होता है वो बताना है, फिर बताना है कि ये वरदान है या अभिशाप। वरदान में आप बता सकते हैं कि महानगरीय कितना फास्ट है, कितना द्रुत गति से चलता है, कितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं और किस प्रकार से लोग अपने काम से काम रखते हैं और किस प्रकार से लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अपनी हर बात को रखने में, चाहे वो समाज है, चाहे वो किसी प्रकार का सरकारी कार्य है। और अभिशाप आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं कि वो अपने आसपास के जीवन मूल्यों से बिछड़ते जा रहे हैं, देखते नहीं हैं, और एकल परिवार बढ़ता जा रहा है, उससे बच्चों में बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, और बहुत हाईटेक जैसे नशा आदि जो भी है वो सारे महानगरों से तो आता है सबसे पहले। तो इस तरीके से कई प्रकार के आप अभिशाप भी बता सकते हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ कि कोई भी टॉपिक पर अनुच्छेद लिखने से पहले आप उस टॉपिक का पहले अर्थ बताएंगे, फिर उस टॉपिक का आप रिलेवेंट चीज़ बताएंगे कि ये क्या है और इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, और केवल अच्छी बात है। जैसे त्योहारों का महत्व, तो हमें सिर्फ महत्व ही बताना है, हमें इसका दोष नहीं बताने हैं, त्योहारों का महत्व बताना है। टॉपिक है जैसे त्योहारों का महत्व, तो फेस्टिवल्स हमें पहले तो त्यौहार होते क्या है, किस तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं, भारत देश में किस तरीके के मनाए जाते हैं और किस प्रकार से हम इसमें आपसी सहभागी करते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से जुड़ते हैं, हमारे लोग, और इससे क्या क्या आपके जीवन मूल्य बढ़ते हैं, इससे आगे आने वाली पीढ़ी में क्या संस्कार बढ़ रहे हैं। तो कुछ भी, लेकिन आपको थोड़ा कंटेंटफुल होना पड़ेगा। मीन्स आपको मगअप नहीं करना है, रीड करना है। सिर्फ आप परीक्षा में बैठे तो 15 से 20 टॉपिक्स रीड कर ले सिर्फ अच्छे से, फिर अपनी सोच से उसको अभिव्यक्ति दें, है ना।
और अभिव्यक्ति करने का ये तरीका हो सकता है जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे अनुशासन का महत्व, डिसिप्लिन का क्या महत्व है। डिसिप्लिन हर जगह चाहिए, खाने में, पीने में, उठने में। सबसे पहले अनुशासन का आप मीनिंग बताएंगे। अनु का मतलब होता है अच्छे प्रकार से, शासन का मतलब हो गया रूल करना, मतलब भली प्रकार से खुद पर रूल करना, लोगों पर रूल करना, एक जीवन पर रूल करना, है ना, शासन करना। तो उस अनुशासन को खाने में, पीने में, उठने में, दौड़ने में, हर प्रकार के आपके हैबिट्स में अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन से आप एक अगर डेली लाइफ की आपकी रूटीन को फॉलो करते हो तो आप जीवन में सक्सेस को ज़रूर प्राप्त करोगे, बहुत अधिक सफल होगे। तो अनुशासन का महत्व कई रूपों में हो सकता है। ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर तो आप 150 शब्द बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो बस ये ध्यान रखना कि आप रिलेवेंट टॉपिक पर रिलेवेंट लैंग्वेज लिखें, छोटी सरल सेंटेंस बनाएं और अपने 5 नंबर एकदम से पक्के कर लें। तो आपके लिए ये वीडियोस कैसी हेल्पफुल रही है आप कमेंट्स करें। आप और भी कौन सी वीडियोस चाहते हैं इसके बारे में बताएं। मैं हर प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। आप अपनी अर्धवार्षिक की परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से करें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।